जमीन पर पड़ा आदमी दर्द से चिल्ला रहा था। उनका लीडर राजीव की बातें सुनकर गुस्से में आ गया, पर वो कुछ भी कहने या जवाब देने से डर रहा था। वो सिर्फ इंस्पेक्टर के आने का वेट कर रहा था। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर भी वहां आ गया। क्या तमाशा हो रहा है यहाँ? तभी दुकान की ओनर जल्दी से आगे आई और इंस्पेक्टर को बताई कि वहां क्या हुआ था। इंस्पेक्टर ने जमीन पर पड़े उन लड़कों को उठाया और अपने साथ ले जाने लगा। तुम लोग बस मासूम लोगों को परेशान करते रहते हो, अब चलो मेरे साथ, तुम्हारी खातिरदारी करता हूँ। ये कहकर वो राजीव की तरफ मुड़ा। इंस्पेक्टर को राजीव का बयान चाहिए था, इसलिए उसने राजीव को भी अपने साथ चलने के लिए कहा। राजीव भी चुपचाप उनके साथ चला गया। वो आधे घंटे बाद वापस उसी दुकान पर आया और दुकान की ओनर उसके लिए जल्दी से केक तैयार करके ले आई। आई एम सो सॉरी सर एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस। ये केक मेरी तरफ से आपके लिए है। वैसे ये केक उस केक की तरह सुंदर नहीं है, पर हाँ, ये अभी अभी फ्रेश बना है। राजीव मुस्कुराया और अपना बिजनेस कार्ड उसके हाथ में रख दिया। अगर अभी भी आपको मेरी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगा। ओनर ये सुनकर हैरान रह गई। वो राजीव की कैपेबिलिटीज देखने के बाद जानती थी कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो राजीव पर भरोसा कर सकती है। उसने रिस्पेक्टफुली कार्ड लिया और कार्ड पर नजर डाली। राजीव मेहरा। थैंक यू मिस्टर मेहरा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी बेटी को आपकी दुकान के केक बहुत पसंद है। अगर वो आज के इंसिडेंट की वजह से केक नहीं खा पाती तो वो बहुत उदास हो जाती, इसीलिए थैंक यू सो मच। ये कहते हुए राजीव केक लेकर चला गया। उन गुंडों की वजह से पहले ही उसका काफी टाइम वेस्ट हो गया था। जब तक वो घर आया तब तक रात के खाने का टाइम हो गया। घर के अंदर में कदम रखते ही आर्या ने राजीव के हाथ में केक देखा तो वो जल्दी से उसकी तरफ दौड़ी, लेकिन जैसे ही उसने केक देखा वो नाराज हो गई। डैड, ये मेरा कार्टून कैरेक्टर वाला केक नहीं है। बेटा, उस शॉप ओनर ने स्पेशली आपके लिए फ्रूट केक बनाया था। उसने मुझसे कहा कि फ्रूट्स बच्चों की स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मुझे भी बात सही लगी तो मैं ये लेकर आ गया। हमारी बेटी तो बहुत समझदार है और वो दुकानदार की मेहनत को वेस्ट नहीं होने देगी, है ना? राजीव की बात सुनकर आर्या ने कुछ देर सोचा और फिर गुस्सा छोड़कर केक ले लिया। ये बात तो पक्की थी कि राजीव बच्चों को बिगाड़ना अच्छे से जानता था और उन्हें समझाना भी। खाने के बाद आर्या ने ध्यान से केक के टुकड़े किए और सभी को दिए। फिर अकेले सोफे पर बैठकर केक को एंजॉय करने लगी। डैड, इसका टेस्ट कुछ अलग लग रहा है। क्या शॉप ओनर ने इसे चेंज कर दिया? प्रिया, जो दोनों की बात सुन रही थी, वो भी केक खाने बैठ गई। हाँ, इसका टेस्ट सच में अलग है, लेकिन फिर भी ये काफी टेस्टी है। आर्या को भी केक का टेस्ट काफी पसंद आया था, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा और चुपचाप केक खाने लगी। एक्चुअली उस दुकान पर आज कुछ हुआ था। जब मैं वहां पहुंचा तो कुछ गुंडे जबरदस्ती उस प्रॉपर्टी को हड़पने आए थे और बदले में उनसे हफ्ता मांग रहे थे। मुझे नहीं पता क्यों, पर मैंने उनकी हेल्प की। इसीलिए उस लेडी ओनर ने स्पेशल ये केक मेरे लिए बनाया। पहले वाला केक टूट गया था ना। मैंने भी सुना है कि ये दुकान उसके मरे हुए पति ने उसे दी थी। उसका पति? हाँ, मैंने सुना है कि उसके पति की डेथ एक एक्सीडेंट में हो गई थी। और तुम तो जानते ही हो कि एक अकेली औरत के लिए दुकान चलाना या कोई भी काम करना कोई छोटी बात नहीं है। ये कहते हुए प्रिया अपने और आर्या के बारे में सोचने लगी। एक टाइम था जब राजीव उसके साथ नहीं था, तब उसे कोई भी कुछ भी आकर सुना जाता था। वो चाहकर भी किसी को जवाब नहीं दे पाती थी। उसके पति और खन्ना फैमिली के बीच क्या रिलेशन है? मैंने उन गुंडों को खन्ना फैमिली का नाम लेते हुए सुना। राजीव की आवाज सुनकर प्रिया अपने ख्यालों से वापस आई। मैंने सुना है कि उस शॉप के ऑनर ने उस जगह को गिरवी रखकर खन्ना परिवार से पैसे उधार लिए थे, पर अब वो इसे हड़पना चाहते हैं। ये सरासर गुंडागर्दी है, क्योंकि अब उसके पति की डेथ हो गई है तो वो शायद पैसे नहीं चुका पा रही। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी पूरी दुकान हड़प ले। मैंने ये भी सुना है कि ये मिस्टर खन्ना बहुत नीच इंसान है। तो ये मैटर है। सच में ये तो बड़ा घटिया आदमी है। ये लोग ऐसे ही हैं। ये किसी से नहीं डरते। ये लोग डर्टी गेम्स खेलते हैं ताकि अपना मतलब पूरा हो सके। अगर ये दूसरों को इसी तरह परेशान करते रहेंगे तो पक्का वो शॉप ओनर हार जाएगा।
प्रिया की बात सुनकर राजीव ने हाँ में गर्दन हिलाई और प्रिया के चेहरे को देखा, जिस पर अपने बीते कल की याद ताजा होने की वजह से शिकन आ गई थी। इसलिए उसने तुरंत बात बदलने की कोशिश की। चलो छोड़ो ये सब, हम इस मैटर के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। अगर फिर से ऐसा कुछ हुआ तो मैं उनकी हेल्प करने से पीछे नहीं हटूंगा। तुम तो पहले ऐसे नहीं थे। ऐसी सिचुएशन के बारे में जानने के बाद तो तुम सबसे पहले हेल्प करने के लिए भागते थे। वो पहले की बात थी, अब मेरे पास तुम और आर्या हो। मुझे अब जो भी करना है तुम दोनों को ध्यान में रखकर करना होगा। ये बात भी सही है, पर क्या तुम्हें पता है कि खन्ना फैमिली इतनी घमंडी क्यों है? राजीव ये सुनकर हंसने लगा। शायद वो पहले से ही इस फैमिली के बारे में जानता था। खन्ना फैमिली एक बिजनेस करती है। बाद में उन्होंने सक्सेस पाने के लिए कई उल्टे सीधे हथकंडे भी अपनाए, लेकिन अंदर ही अंदर वो लोग आज भी अटैक करने से डरते हैं, इसीलिए कंजूसों की तरह बिहेव करते हैं। राजीव को इंस्पेक्शन ब्यूरो में रहते हुए ही इस फैमिली की अच्छी समझ हो गई थी, इसलिए जब प्रिया ने पूछा तो उसने उसे सब एक्सप्लेन कर दिया। जब वो लोग पहले से ही इतने अमीर हैं और उन्होंने पहले ही अपने पास्ट को व्हाइट वॉश कर दिया है, तो उन्हें अपना वादा निभाना चाहिए और रूल्स फॉलो करने चाहिए। जब प्रिया ने राजीव की तरफ देखा तो वो हंस रहा था। मुझे पता है तुम क्या कहना चाह रही हो, लेकिन ये मैटर मेरे लिए ज्यादा टेंशन लेने वाला नहीं है। अगर मैं कुछ कर सका तो जरूर मैं हेल्प करूंगा। क्या तुम चाहती हो कि मैं खन्ना फैमिली से डील करूं? पर इसके लिए मुझे कोई वैलिड रीजन चाहिए। जब तक खन्ना फैमिली हमारे लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करती, मुझे नहीं लगता मुझे उनसे भिड़ना चाहिए। राजीव की बात भी सही थी। बेकार की परेशानी क्यों पैदा करें? अपने काम से काम रखना ही सही है, खासकर जब आपकी एक फैमिली हो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर हो। प्रिया और राजीव ने इस मैटर पर वही बात खत्म कर दी। 2 दिन बाद उसी रास्ते से क्रॉस करते टाइम राजीव ने देखा कि केक की दुकान बंद थी। दुकान पर सील लगी हुई थी। सील देखकर राजीव ने अपनी कार साइड में पार्क की और दुकान की तरफ देखने चला गया और आसपास के लोगों से पूछताछ करने लगा। एक्सक्यूज मी, क्या आप उस दुकान के बारे में कुछ जानते हैं? क्या आप उस परिवार की बात कर रहे हैं? दरअसल कुछ दिन पहले यहाँ एक सीन हुआ था। कुछ लोगों ने दुकान को तोड़ दिया और दुकान की मालकिन जो प्रेग्नेंट थी वो इतना डर गई कि उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। हाँ, ये बहुत बुरा हुआ उस बेचारी के साथ। अब दुकान को खन्ना ने ले लिया है। सुना है कि इसे रिनोवेट करके कुछ दिनों में फिर से खोला जाएगा। इसमें कौन क्या ही कर सकता है। बेचारी ने अपने पति के जाने के बाद अपनी जिंदगी बहुत मुश्किलों से जी है। दुकान ही तो एक सहारा थी उसके गुजारे के लिए, इसे भी जबरदस्ती छीन लिया गया। ये इमेजिन करना भी मुश्किल है कि अब उसका बच्चा और वो कैसे मैनेज करेंगे। आसपास के लोगों की बात सुनकर राजीव को बुरा लगा। वो सीधा हॉस्पिटल की तरफ चला गया। राजीव मुंबई सिटी हॉस्पिटल में शेयर होल्डर था, इसलिए दुकान की ओनर के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। थोड़ी ही देर में उसे इस बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई। वो सीधा मैटरनिटी वार्ड की तरफ चला गया। दुकान की ओनर को बेबस और लाचार देखकर राजीव को दुख हुआ। उस औरत की हेल्प करने वाला वहां कोई नहीं था। आंखें रोने की वजह से लाल हो चुकी थी। बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर चोट के निशान थे। उस ओनर की नजर जब राजीव पर पड़ी तो वो उसे देखकर हैरान हो गई। दुकान की ओनर का नाम वैदेही त्रिपाठी था। वैदेही ने जब राजीव को वहां खड़े देखा तो वो हैरान रह गई। मिस्टर मेहरा, आप यहाँ? क्या मैंने आपसे नहीं कहा था कि आपको जब भी मेरी हेल्प की जरूरत हो तब आप मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं? फिर इतना सब हो गया, फिर भी आपने मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? मिस्टर राजीव, वो एक्चुअली एक कैजुअल मीटिंग थी। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए। डिलीवरी के बाद आपको और आपके बेबी को बहुत केयर की जरूरत है। आपके साथ यहाँ कोई भी नहीं है, तो इस बारे में क्या सोचा है आपने? राजीव के सवाल सुनकर वैदेही ने अपनी नजरें झुका ली। उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहे। वही जब डॉक्टर पार्थ को पता चला कि राजीव हॉस्पिटल आया है तो वो भी वहां पहुंच गए। डॉक्टर पार्थ, इनके लिए एक पर्सनल कमरे की अरेंजमेंट करो और एक एक्सपीरियंस नर्स को इनकी केयर करने के लिए इनके पास रखो। मैं समझ गया, मैं अभी सारी अरेंजमेंट करवाता हूँ। डॉक्टर पार्थ तभी निकल गए और एक रूम अरेंज करने के बाद वैदेही को उस रूम में शिफ्ट किया गया। वैसे वो राजीव को परेशान करने में हिचक रही थी, पर फिर भी उसने राजीव की बात मान ली। मिस्टर मेहरा, मेरा नाम वैदेही त्रिपाठी है
थैंक यू सो मच। जो भी आप कर रहे हैं उसके लिए। मुझसे हुआ तो मैं फ्यूचर में आपकी इस एहसान को आगे जरूर चुका दूंगी सर। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपने जो फ्रूट केक बनाया था, समझिए ये उसी के बदले में है। मेरी बेटी को केक बहुत पसंद आया, इसीलिए ज्यादा मत सोचिए। वैसे मैं आपकी दुकान के पास से गुजर रहा था और वहां सील देखी, इसीलिए सोचा आपसे पूछ लूं। अगर आपको सही लगे तो आपके बच्चे के थोड़े बड़े होने के बाद मैं एक बेकर को बुला सकता हूं, जो आपसे काम सीखेगा और ट्रेनिंग फीस भी अलग से इंक्लूड होगी। कैसा लगा आपको ये आइडिया? राजीव की बात सुनकर वैदेही थोड़ी हैरान हो गई। ट्रेनिंग? हाँ, दिल्ली में मेरी एक और दुकान है जो अच्छा बिजनेस कर रही है। आपके कंपैरिजन में उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं है। वैसे मैंने भी देखा कि आपने बहुत ही सुंदर और टेस्टी केक बनाए हैं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरा स्टाफ आपसे कुछ सीखे। फ्रेंचाइजी भी एक ऑप्शन है, आप कीमत बता सकती हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मेरी हेल्प क्यों कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ। फ्रेंचाइजिंग प्राइस को रहने देते हैं और ट्रेनिंग की फीस 3,000 ठीक होगी। वैदेही को राजीव का एहसान चुकाने का यही तरीका समझ आया, पर राजीव को ये बात सही नहीं लगी। देखिए, अभी आपके पास कोई काम नहीं है और आपको अभी एक बच्चे की देखभाल भी करनी है। फ्यूचर में भी बहुत सारे खर्चे होंगे। अब जब दुकान चली गई है तो आपके पास कोई और प्लान है क्या? वैदेही भी ये सुनकर सोच में पड़ गई। मैं खन्ना फैमिली पर केस करने की सोच रही हूँ। मेरा घर उनके लोन की वजह से गिरवी रखा गया। मैंने उस दुकान को भी रेनोवेट करवाया। अगर मैं इसे किराए पर भी दे देती तो उस लोकेशन पर मुझे कम से कम 1 लाख किराया मिलता 1 महीने में। ये मेरे और मेरे बच्चे के लिए काफी होता। वो लोग ऐसे ही मुझे इधर उधर नहीं धकेल सकते। डोंट वरी, अगर मुझे कोर्ट भी जाना पड़ा तो मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक अच्छा लॉयर ढूंढूंगा। थैंक यू सो मच मिस्टर मेहरा। मैंने भी अपनी तरफ से सोशल मीडिया में खन्ना फैमिली के खिलाफ एक पोस्ट की है। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, मैं भी कभी आपकी जगह पर था। खैर, मैं आपको श्योर करना चाहता हूं कि अभी भी दुनिया में अच्छे लोग हैं। आप किसी भी चीज की चिंता मत कीजिए। वैदेही राजीव के लिए बहुत थैंकफुल महसूस कर रही थी। आखिर कौन सोच सकता था कि एक छोटी सी मुलाकात में वो इतने रहमदिल इंसान से मिल लेगी। राजीव उसके लिए फाइनेंशियल हेल्प इसलिए भी करना चाहता था ताकि वो अपने बच्चे को पाल सके। आखिर किसी भी औरत के लिए अपने पति को खोना ही बड़ी बात थी, और अब उसे अपने बच्चे को अकेले पालना था। राजीव ने प्रिया के बारे में सोचा, क्या उसके आखिरी साल भी कुछ ऐसे नहीं थे जिसमें प्रिया और आर्या ने भी बहुत कुछ झेला था। इसलिए राजीव ने वैदेही की हेल्प करने की कोशिश की। अब हॉस्पिटल में वैदेही की अच्छी केयर होगी। राजीव और वैदेही बातें कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे से एक आवाज आई। अरे भाई, मैंने तो सोचा था कि तुम्हारे पति के मरने के बाद तुम्हें अपने बच्चे को पालने के लिए बड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम एक अमीर आदमी को इतनी जल्दी फंसा सकती हो और प्राइवेट रूम और अपने लिए नौकरानी भी अफोर्ड कर सकती हो। मैंने सच में तुम्हें काफी कम समझा। ये सुनकर वैदेही का चेहरा उतर गया। दरवाजे से एक मिडिल एज्ड औरत अंदर आई और सीधा बेड के पास चली गई। उस औरत ने राजीव को गुस्से से देखा। मुझे तो लगता था कि इतनी छोटी उम्र में तुम्हारे साथ भगवान ने बहुत नाइंसाफी की है, लेकिन तुम तो बहुत शातिर निकली। खुद को बेचारा दिखा दिखा कर लोगों का फायदा उठाना तुम बहुत अच्छे से जानती हो। मिसेस खन्ना, आपको यहाँ किसने बुलाया? आपकी यहाँ किसी को कोई जरूरत नहीं। प्लीज आप यहाँ से चली जाइए। हाँ, मैं कौन सा यहाँ रुकने आई हूँ। चली जाऊंगी, लेकिन अपनी बात पूरी करने के बाद। मैंने सुना है कि तुम हम पर केस करने के बारे में सोच रही हो। तुम्हें हमारी ताकत के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, लड़ो केस, लेकिन याद रखना कि तुम्हें सिर्फ हार ही हाथ लगेगी। मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ कि ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत, वरना इसके लिए तुम्हें सजा जरूर भुगतनी पड़ेगी। राजीव उसकी बातें सुनकर हंसने लगा और उसने इशारे से मिसेस खन्ना को वैदेही से दूर रहने के लिए कहा। मिसेस खन्ना ने राजीव की तरफ गुस्से से देखा। तुम्हें किस बात पर इतनी हंसी आ रही है? मैं तो बस आपकी सोच पर हंस रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि धमकी देने से सिचुएशन चेंज हो जाएगी? वैदेही सोशल मीडिया पर जो भी कहे ये उसकी मर्जी है,
उसे क्या करना है और क्या नहीं, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। तुम तो अभी से ही इसकी साइड ले रहे हो। क्या बात है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों का आपस में चक्कर चल रहा है? वैसे ये बच्चा किसका है, तुम्हारा या इसके मरे हुए पति का? और अगर बच्चा सच में इसके मरे हुए पति का ही है तो वेदही, तुमने तो कुछ ज्यादा जल्दी ही अपने बच्चे के लिए नया बाप नहीं ढूंढ लिया? हाँ, आखिर बात क्या है? मिसेस खन्ना की बातें वैदेही को कांटों की तरह चुभ रही थी। वो ये सुनते ही गुस्से से भर गई। आप जो चाहे वो कह सकती हैं, लेकिन बकवास बातों पर कोई बिलीव नहीं करता। तुम्हें मुझे लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसे गरीब लोग सिर्फ किसी किराने की दुकान के आसपास ही घूम सकते हैं, और तुम खुद को समझते क्या हो? मैं तुम्हें बता दूं, मैंने दुकान पहले ही वापस ले ली है। मुझे कोई लेना देना नहीं सोशल मीडिया पर तुम लोग क्या बोलते हो और क्या नहीं। मिसिस खन्ना, आप प्लीज यहाँ से चली जाओ, वरना सिक्योरिटी से कहकर आपको धक्के देकर निकलवाना पड़ेगा। आय हाय, धक्के देकर तुम निकलवा दोगी मुझे? मैं भी देखती हूँ कि तुम क्या कर सकती हो। आखिर मेरा भी इस हॉस्पिटल में शेयर है। प्लीज अपनी बकवास बंद कीजिए। मैंने अपने पति के साथ कोई धोखा नहीं किया है। राजीव सिर्फ मेरे अच्छे फ्रेंड है या कुछ और, वो तो तुम ही जानो। अब हमें क्या? ये कहते हुए मिसेस खन्ना ने वैदेही को मारने के लिए हाथ उठाया कि तभी राजीव मिसेस खन्ना के बीच में आ गया। अचानक इतना तेज आगे बढ़ने की वजह से मिसेस खन्ना को राजीव का धक्का लग गया। धक्का इतना तेज नहीं था, लेकिन हील्स की वजह से वो लड़खड़ा गई। उसने सोचा नहीं था कि राजीव इस तरह से बीच में आ जाएगा। अब इसके आगे आप कुछ ना ही बोलें तो अच्छा होगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मारोगे? क्या तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? सिक्योरिटी! उसकी बात पूरी होने से पहले ही राजीव ने उसे बाहर जाने का इशारा किया। मिसेस खन्ना के वहाँ होने की वजह से वैदेही की हालत खराब हो रही थी, और राजीव नहीं चाहता था कि इसका बिल्कुल भी असर वैदेही और उसके बच्चे पर पड़े। ये मत सोचना कि तुम औरत हो तो तुम कुछ भी करोगी। याद रखना, तुम मुझसे पंगा ले रही हो। ये कहकर राजीव ने अपना फोन निकाला और डॉक्टर पार्थ को फोन किया। पार्थ, एक औरत यहाँ जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। इसे अभी के अभी बाहर निकालो, और ध्यान रहे आज के बाद ये इस हॉस्पिटल में नजर ना आए। पार्थ ने सिक्योरिटी से कहकर मिसेस खन्ना को वहाँ से बाहर ले जाने का ऑर्डर दिया। मिसेस खन्ना अभी भी वैदेही और राजीव पर चिल्लाई जा रही थी। मैं तुम लोगों को देख लूंगी। बहुत उड़ रहे हो ना? तुम्हें जमीन पर ना लाकर पटक दिया तो मेरा भी नाम वाणी खन्ना नहीं। वैदेही ये सुनकर एक पल के लिए घबरा गई। मिस्टर राजीव, इनकी इस शहर में अच्छी खासी जान पहचान है। अगर आप उसे नाराज करोगे तो ये अच्छा नहीं होगा, तो प्लीज आप। उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है हमें। वैसे भी मैं किसी का भी ऐसा बिहेवियर बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम बस इंतजार करो, उसके किए की सजा मैं उसे दिलाकर रहूंगा। राजीव ने नर्स को उसका अच्छे से ध्यान रखने का ऑर्डर दिया, और डॉक्टर और नर्सेस से कहा कि किसी भी अनजान आदमी को अकेले उसके रूम में ना जाने दिया जाए, सिवाय मेडिकल स्टाफ के। सभी ने राजीव की बात मान ली, क्योंकि सब जानते थे कि वो हॉस्पिटल का शेयर होल्डर था। वार्ड से बाहर निकलते ही राजीव डायरेक्टली पीछे के ऑफिस बिल्डिंग में चला गया। पार्थ सिंह ने पहले ही डीन को इन्फॉर्म कर दिया, और कुछ स्टेक होल्डर भी वहाँ आ गए। राजीव भी अंदर आ गया। यहाँ वो कौन है जिसका सरनेम खन्ना है? मिस्टर राजीव, वो अभी तक आए नहीं हैं, पर हमने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है। एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो और उसे बाहर निकाल दो। मैं उसके सारे शेयर्स खरीद लूंगा। सर, लेकिन ये ठीक नहीं होगा। क्यों? ये ठीक क्यों नहीं होगा? उसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और उसके शेयर्स की कीमत भी ज्यादा नहीं है। उन्हें खरीदने में अभी भी कई लाख खर्च होंगे। मेरा मतलब, ये कोई फायदे का सौदा नहीं है। आप कह रहे हैं कि इस हॉस्पिटल की कई लाख की कैपिटल है? डीन वीरेन, मुझे पागल मत समझिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर पार्थ के काफी पेशेंट्स बढ़े हैं इस साल। धीरे धीरे हमारे हॉस्पिटल में सुधार होता दिख रहा है। हमने इस साल दूसरे स्टेजेस पर खूब प्रॉफिट कमाया है, इसलिए शेयर्स के प्राइसेस बढ़ गए हैं। अगर आप उसके शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो प्राइसेस ज्यादा होंगे। कीमत चाहे कुछ भी हो, उसे अभी के अभी आने दो। उसे बोलो कि आज से उसका इस हॉस्पिटल में कोई शेयर नहीं है। साथ ही सिक्योरिटी से कहो कि मिसेस खन्ना की एंट्री यहां नहीं होनी चाहिए।
आज के बाद। पर हमारा हॉस्पिटल सभी की सर्विस के लिए है। सर्विस के लिए है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर वो यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आती है तो कोई बात नहीं, पर अगर वो यहाँ तमाशा करने या प्रॉब्लम क्रिएट करने आती है तो उसकी एंट्री बैन कर दो, उसे हॉस्पिटल की ब्लैकलिस्ट में डाल दो। राजीव की बात सबने मान ली और मिसेस वाणी खन्ना को हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया गया। धक्का लगने से उसे छोटी सी चोट आ गई थी, इसलिए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वो दूसरे हॉस्पिटल चली गई और उसने पुलिस को भी बुला लिया। राजीव के हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही इंस्पेक्टर से सामना हुआ। इंस्पेक्टर, पकड़ लो इसे, इसने ही मुझे मारा है। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये सब मैंने किया है? उन्हें देखते ही राजीव को समझ आ गया कि जरूर किसी ने मिसेस खन्ना को ये एडवाइस दी होगी, पर राजीव के लिए ये टेंशन लेने वाली बात नहीं थी। मिसेस खन्ना की तेज आवाज ने आसपास के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और लोग उन्हें ही देखने लगे। इंस्पेक्टर साहब, आप खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हैं? इसने ही मेरा ये हाल किया है, इसे अरेस्ट करो। तुम्हारे पास इसका कोई सबूत भी है कि मैंने किया है तुम्हारे साथ कुछ? वैसे भी तुमने मैटरनिटी वार्ड में हंगामा किया था, इसीलिए सिक्योरिटी से कहकर तुम्हें निकलवाया गया था। वार्ड में सीसीटीवी है, आप चाहे तो फुटेज देख सकते हैं। इंस्पेक्टर उन दोनों को पीछे के ऑफिस में ले गया इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन फुटेज में ऐसा कुछ नहीं था। बस मिसेस खन्ना वैदेही के लिए जो बकवास बातें कर रही थी वही थी। अरे ये कैसे हो सकता है? इसने मुझे धक्का दिया जिससे मुझे चोट भी लग गई, वो सब गायब कैसे हो सकता है? मिसेस खन्ना, ये बात साबित करने के लिए आपके पास एविडेंस होना चाहिए। हम सिर्फ आपके कहने से लोगों को अरेस्ट नहीं कर सकते। तुम सब के सब मिले हुए हो। मिसेस खन्ना, आप जो भी बोले वो सोच समझ कर बोले, वरना आपके लिए ही मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हम आपके एक फोन पर यहाँ आए हैं, हमें भी आपकी हालत देखकर बुरा लग रहा है, पर बिना एविडेंस के हम कुछ भी नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर को मिसेस खन्ना की बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ये पता लगाना आसान है कि इनको चोट कैसे लगी। इंस्पेक्टर, आप हॉस्पिटल में मेडिकल एग्जामिनर से पूछ सकते हैं। अगर ये सड़क पर इंजर्ड हुई हैं, तो सीसीटीवी में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा। रास्ते में इतने सीसीटीवी हैं कि किसी ना किसी में तो रिकॉर्डिंग जरूर मिल ही जाएगी। राजीव को पता था कि ये चोट के निशान उसके धक्का लगने की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं थे। अगर इतने कम टाइम में चोट के निशान बन गए हैं तो जरूर उसका रोड एक्सीडेंट हुआ होगा। राजीव की बात सुनकर मिसेस खन्ना का चेहरा उतर गया। आपकी बात सही है। उन्होंने तुरंत अपने कलीग्स को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा। मिसेस खन्ना ये सुनते ही घबरा रही थी। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है कि ये चोट मेरी वजह से लगी है, और अगर तुमने तमाशा खत्म नहीं किया तो मेरा लॉयर तुमसे कांटेक्ट करेगा। कौन जानता है कि तुमने मुझे फंसाने के लिए खुद को चोट पहुंचाई हो। मिसेस खन्ना ने राजीव को घूर कर देखा और जाने के लिए मुड़ी, लेकिन फिर अचानक रुकी और राजीव की तरफ आई। जस्ट वेट एंड वॉच मिस्टर राजीव, मैं तुम्हें इतनी आसानी से अब छोड़ूंगी नहीं। राजीव ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। गुस्से में मिसेस खन्ना अपनी गाड़ी में बैठकर चली गई। राजीव ने कुछ सोचा, फिर धीरज को फोन किया। धीरज, तुम जहां कहीं भी हो, अपने कुछ आदमियों को लेकर सीधे मुंबई सिटी हॉस्पिटल आ जाओ, और हाँ, ध्यान रहे कि खन्ना फैमिली का कोई भी मेंबर यहां आने ना पाए। धीरज का फोन रख उसने अपने लॉयर गोपाल सेठी को बुलाया। राजीव के मुंबई आने के साथ ही उसका लॉयर गोपाल सेठी भी मुंबई आ गया था। उसने मुंबई में ही अपना ऑफिस खोला। फाइन सर्विस कंपनी के लीगल कंसल्टेंट के तौर पर वो बहुत बिजी था। राजीव के बिजनेस को हैंडल करने के अलावा वो वैदेही के केस पर भी काम कर रहा था। ये सुनकर कि वैदेही ने ही खन्नास पर केस किया है, मिस्टर प्रेम खन्ना गुस्से से भर गए। उस विधवा की इतनी हिम्मत कि वो खन्ना परिवार पर केस करे, शायद वो अपनी औकात भूल गई है। ये कहते हुए उसकी नजर दरवाजे से आती अपनी बीवी वाणी खन्ना पर पड़ी और उसे लंगड़ा कर चलते देख वो हैरान हो गए। ये तुम्हारे चेहरे और पैर को क्या हुआ? ये सब उस विदेही की वजह से हुआ है। जब आज मैं उसे ढूंढने गई तो उसके साथ एक आदमी था। उसने सिक्योरिटी से कहकर मुझे धक्के मारकर हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया। क्या? उसकी इतनी हिम्मत कि मेरी पत्नी को दिन दहाड़े सबके सामने बेइज्जत करे? तुमने पुलिस कंप्लेन नहीं की क्या? मैंने पुलिस को बुलाया था,
पर कोई एविडेंस ही नहीं था और इंस्पेक्टर ने बिना एविडेंस के मेरी बात पर बिलीव ही नहीं किया। मुझे आगे क्या करना चाहिए अब तुम्हें बताओ। मैं इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे उस 2 टके की औरत वेदही से इसका बदला हर हाल में लेना है। मैं लॉयर से बात करता हूँ इस बारे में। वैदेही ने भी मुझ पर दुकान के सिलसिले में केस किया है। मैं जानता हूँ, तुम टेंशन मत लो। मैं वैदेही को इससे बचने नहीं दूंगा। तुम एक काम करो, वेद को फोन करो और बताओ उसे यहाँ सब क्या चल रहा है। मिसेस खन्ना ने तुरंत अपने छोटे भाई वेद को फोन लगाया और उसे पूरी बात बताकर वैदेही ने उस शॉप पर नजर रखने के लिए कहा। वेद ने भी उसकी बात मानकर अपने साथी आशु को फोन लगाया और उसे वहां दुकान पर नजर रखने का काम सौंप दिया। हालांकि जब आशु दुकान के अंदर पहुंचा तो वहां पहले से ही बहुत सारे लोग थे। तुम लोग कौन हो? अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। धीरज जो पहले से ही दरवाजे पर अपनी टीम के साथ खड़ा हुआ था, आशु को वहां देखते ही वो समझ गया था कि किसी ने ही वैदेही को नुकसान पहुंचाया होगा। बिना कुछ कहे वो खड़े होकर आशु के पास आया और उसने उसे इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि आशु सीधा जमीन पर गिर गया। ये मेरी बहन की दुकान है, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी बहन? कौन है वो? वैदेही मेरी बहन है। अब तुम दोबारा यहाँ आने के बारे में सोचना भी मत, नहीं तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्ते भी याद रखेंगी। चल अब निकल यहाँ से। ये सुनकर आशु तुरंत वहां से निकल गया। वहां से निकलकर उसने तुरंत वेद को फोन किया। भाई, ये वैदेही का छोटा भाई कहां से आ गया? ये तो बहुत खतरनाक है और शॉप के दरवाजे पर ही खड़ा है। जैसे ही मैं वहां गया उसने मुझे मारकर भगा दिया और धमकी भी दी। तुम्हें पुलिस को बुलाना चाहिए। ये दुकान खन्ना फैमिली की है, ऐसे ही कोई इस पर कब्जा नहीं कर सकता। भाई, अभी केस खत्म नहीं हुआ है। सच कहूं तो हमें ये पता नहीं है कि ये दुकान किसकी है, इसलिए इस लफड़े में पड़ना और पुलिस को बुलाने का कोई फायदा नहीं है। आशु ने इस समय काफी समझदारी की बात की थी, लेकिन उसकी ये बात सुनकर वेद को गुस्सा आ गया। तुम भी वहीं रहो और जितने लोग उसके पास हैं उससे 2 गुने लोग लेकर जाओ। मुझे पूरा यकीन है तुम उसे हरा दोगे। आशु के पास अब वेद की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि उसे जीने के लिए खन्ना फैमिली के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता था। इसलिए उसके पास अब अपने साथियों को बुलाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। आशु ने तुरंत अपने साथियों को फोन लगाया। चलो जल्दी से लोकेशन पर पहुंचो। थोड़ी ही देर में उसके 4-5 साथी वहां पहुंच गए। उसने अब जाकर अपने दोस्तों के साथ दुकान के पास आने की हिम्मत की, लेकिन तभी धीरज गुस्से से अपने साथियों के साथ उसके सामने आ खड़ा हुआ, लेकिन उसने पहल नहीं की। ये देखकर आशु ने कहीं न कहीं एक चैन की सांस ली और दोनों टीम्स ने पूरी रात आमने सामने खड़े होकर ही गुजार दी। चलो रे, आराम करते हैं। धीरज की टीम ने दुकान के अंदर आराम करने की जगह बनाई और आशु को घूरते हुए वहीं बैठ गया। वहीं राजीव ने उन सब के लिए खाना भी भेज दिया। धीरज की सारी टीम बियर के मजे ले रही थी, जिससे दुकान के अंदर हंसी मजाक का माहौल बना हुआ था। दूसरी ओर आशु अपनी गैंग के साथ खिड़की से दुकान के अंदर सब कुछ देख रहा था। उनके पास बियर तो दूर की बात है, पीने के लिए पानी तक भी नहीं था। आशु के एक साथी से अब और सहा नहीं जा रहा था। आशु यार, हमें भी खाने के लिए कुछ चाहिए। अब हम उन्हें खाना खाते हुए और नहीं देख सकते। अगर तुम्हें भूख लगी है तो जाकर खा लो। मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ खाना लाऊंगा। भाई, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कहना चाह रहा था कि अगर उनके पास खाना है तो हमारे पास भी होना चाहिए, नहीं तो हम सारे दोस्त उसका मुंह ही देखते रहेंगे। हम ऐसे पूरी रात भूखे तो नहीं रह सकते ना। आशु के पास अब और कोई चारा नहीं था। उसने अपनी जेब से कुछ नोट निकालकर उसके हाथ में दे दिए। लो जाओ, इतनी ही तेज भूख लगी है तो जाओ खाना खा लो। आशु का साथी हंसते हुए सड़क क्रॉस करके मार्केट में गया और वहां से कुछ बियर और खाने के लिए ले आया। उधर राजीव ने सबके लिए सी फूड भेज दिया था। उसके लिए खाने पीने की चीजें लगातार आ रही थी। वो लोग बहुत सारे थे तो सब बारी बारी से ड्यूटी कर रहे थे। वहीं आशु और उसके दोस्त चिढ़कर ये सब देखते रहे। उन सब की आंखें लाल हो चुकी थी। आशु के पैसों से जो खाना आया था उसे भी उन सब लोगों में बांट कर खाना पड़ा था, जिससे सबके पास थोड़ा थोड़ा ही खाना आया था। सुबह तक सब गहरी नींद में थे। अगली सुबह उन्हें इंस्पेक्टर ने आकर जगाया। उठो रे, ये कोई तुम्हारा घर नहीं है जो इतने चैन से सो रहे हो। आशु की आंख खुली तो कुछ देर तो उसे समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। जैसे ही उसे सब याद आया वो हड़बड़ा कर उठा। क्या हुआ इंस्पेक्टर, आप यहां? किसी ने तुम्हारी रिपोर्ट की है
कि तुम लोग यहाँ पर कचरा फैला रहे हो। देखो तुम लोगों ने जो भी खाया उसका कचरा यहाँ पड़ा हुआ है। उठो और अभी के अभी इसे साफ करो। जमीन पर पड़ी बोतलें और बाकी कचरे को देखकर आशु एकदम से सुन्न हो गया। उसने दुकान के अंदर देखा तो वो खाली था, यहाँ तक कि उसका ताला भी बदल दिया गया था। ये कचरा हमने नहीं फैलाया। बकवास बंद करो। अगर ये गंदगी तुम लोगों ने नहीं फैलाई तो किसने किया है ये सब? और क्या ये सोने की जगह है? जरा अपनी हालत तो देखो। अभी के अभी इसे साफ करो, नहीं तो मैं तुम सबको उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। ये सब सुनकर आशु ने एक लंबी सांस ली और अपने साथियों को भी सफाई करने के लिए कहा। आखिर वो लोग कब यहां से चले गए? इधर कोर्ट ने भी वैदेही का केस एक्सेप्ट कर लिया। वहीं प्रेम खन्ना को पता चला कि हॉस्पिटल ने उसके शेयर वापस कर दिए, लेकिन किसी अनजान आदमी ने उसे 1.5 बिलियन में खरीद लिया है। जब उसे 1.5 बिलियन जैसी बड़ी रकम मिली तो वो बहुत खुश हुआ। वो सोच रहा था कि ये तो बस एक हॉस्पिटल ही है, इससे अच्छा है कि उसे इतने पैसे एक साथ मिल गए। वहीं मिसेस वाणी खन्ना हॉस्पिटल के अंदर नहीं जा पा रही थी। जब उन्होंने हॉस्पिटल के मेन गेट पर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम देखा तो वो गुस्से से पागल हो गई। आखिर ये तुम्हारे हॉस्पिटल में चल क्या रहा है? ये तो साफ साफ दिख रहा है कि तुम लोग भेदभाव कर रहे हो। तुम लोग सिर्फ मुझे ही अंदर नहीं आने देना चाहते, है ना? हाँ, हमें नए मालिक से ऑर्डर मिला है कि आपको अंदर नहीं जाने देना है। अगर आपको इलाज की जरूरत भी हो तब भी आप अंदर नहीं जा सकती, तो प्लीज आप यहां से चली जाइए। यह सुनकर मिसेस खन्ना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस हॉस्पिटल का नया मालिक कौन है जो उसे ऐसे अंदर आने से रोक रहा है। वहीं वैदेही डिलीवरी के बाद 1 महीने तक वहीं आराम करने वाली थी, इसलिए भी राजीव ने हॉस्पिटल के बाहर अपने लोगों को खड़ा कर रखा था। इसी बीच कोर्ट में वैदेही का केस खत्म ही होने वाला था। उसके पास लाइव और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स के सबूत थे, जिस वजह से प्रेम खन्ना केस हार गया और उसे दुकान वैदेही को देनी पड़ी। ओनरशिप के ट्रांसफर के बाद उसे किराए के साथ साथ डैमेज और रिनोवेशन के खर्चे को मिलाकर 2.8 मिलियन का मुआवजा भी देना पड़ा, जिस वजह से उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपना सारा गुस्सा वेद और आशु पर निकाला। तुम दोनों एक नंबर के निकम्मे हो। तुम एक औरत से दुकान भी हासिल नहीं कर पाए। तुम दोनों मेरे किसी काम के नहीं हो। आप हमें क्यों ब्लेम कर रहे हो? ये सब कुछ आपकी गलती की वजह से हुआ है। आपको पता भी है वो दुकान कितनी कीमती है। अब उसका 1 महीने का किराया ही 1 लाख से ज्यादा है और फ्यूचर में तो ये और बढ़ जाएगा। आपने ये गलती की। आप इस घर में सबसे बड़े लूजर हो। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, प्रेम खन्ना ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। मैं लूजर हूं? तुम दोनों मेरे पैसों पर ही पल रहे हो और मेरी ही बुराई कर रहे हो। मैं तुम दोनों को बता दूं कि अगर मैं नहीं होता तो तुम दोनों किसी गांव में मजदूरी कर रहे होते। इसलिए अपनी जुबान संभाल कर बात करो, और अगर तुम्हें मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही तो अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। मेरे सामने अकल दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। चेहरे पर थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि घर के हर कोने में ये आवाज गूंज गई। वेद अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोल पाया और आशु ने तो अपनी नजरें उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं की। गेट आउट! जहां एक तरफ ये सारा तमाशा चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ वैदेही को अपनी शॉप मिल गई थी और इनोवेशन के बाद ऑफिशियल बिजनेस के लिए उसने उस शॉप को खोल दिया। भले ही बच्चे की देखभाल करना थका देने वाला काम था, लेकिन राजीव की मदद से सारी मुश्किलें अब आसान हो गई थी। अब उसका बिजनेस भी पहले की तरह अच्छा चलने लगा था। राजीव ने दिल्ली के केक शॉप के लोगों को भी वहां आकर केक बनाना सीखने के लिए इनवाइट किया, जिसके बाद उन लोगों से ट्रेनिंग और फ्रेंचाइजी के लिए अलग अलग चार्ज लिया गया और साथ ही राजीव ने फ्री में वैदेही के शॉप के लिए एडवर्टीजमेंट भी करवाए। वैदेही का बिजनेस अब अच्छा चल रहा था। कई फेमस सेलिब्रिटीज एंड इंटरनेट स्टार्स ने भी इस शॉप के बारे में अच्छे कमेंट पोस्ट किए। मैं कितनी लकी हूँ कि मेरी राजीव जैसे अच्छे इंसान से मुलाकात हुई। उसने मुझे ये शॉप वापस दिलवाकर मुझे हमेशा के लिए टेंशन फ्री कर दिया है। वैदेही अपने पति के चले जाने के बाद अपने बच्चे को अकेले पालने के लिए खुद को और स्ट्रांग बनाना चाहती थी। राजीव की मदद से उसने जल्दी ही 2 और ब्रांचेस खोल लिए। एक बार जब उसका बिजनेस पटरी पर आ गया तो वैदेही ने राहत की सांस ली। अब सब सही हो चुका है। अब मैं अपने बच्चे के साथ एक अच्छी जिंदगी जी सकती हूँ। ट्रेनिंग देने के अलावा उसके डेली रूटीन में सभी ब्रांचेस का इंस्पेक्शन करना था।
और इसी तरह वो अपना हर दिन बिताती थी। वो अब राजीव और उसकी फैमिली की अच्छी दोस्त बन गई थी और अक्सर वो आर्या के लिए भी केक बनाती थी। आर्या भी वैदेही से बहुत प्यार करती थी और उसके साथ बहुत अच्छी तरह से घुल मिल गई थी। सच, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मिस्टर राजीव की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। राजीव की मदद से मेरी केक शॉप पूरे मुंबई शहर में फेमस हो गई और आज लोग मुझे फेमस केक क्वीन के नाम से जानते हैं। मैं अगर कभी चाहूँ भी तो राजीव का एहसान नहीं उतार पाऊंगी। प्रिया को जब ये पता चला तो वो मुस्कुराने लगी। उसके दिमाग में तुरंत राजीव को छेड़ने का ख्याल आया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम वैदेही की मदद करने के चक्कर में मुझे भूल ही जाओगे। उसकी मदद तो मुझे करनी ही थी, लेकिन मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं? वैसे भी वैदेही की केक शॉप के प्रॉफिट्स को देखते हुए अगर मैंने उसकी अब मदद नहीं की तो मेरी अब तक की सारी मेहनत खराब हो जाएगी और खन्ना फैमिली भी फिर से कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर सकती है। खैर, अब मैंने उसकी मदद की थी तो कुछ प्रॉफिट मेरा भी तो हुआ ही है। राजीव को ये कहते हुए सुनकर प्रिया हंसने लगी। लेकिन जहां तक मुझे याद है, किसी ने कहा था कि ऐसे मामलों में दखल नहीं देना चाहिए जो हमसे जुड़े ना हो, और खासकर जब आपकी फैमिली आपके साथ ना हो। टाइम के साथ सब कुछ बदल जाता है। पहले मुझे ऐसा ही लगा था कि इस प्रॉब्लम से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस बारे में सुनने समझने के बाद मेरे पास उसकी मदद करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। उस दिन जब मैंने हॉस्पिटल के कमरे का दरवाजा खोला तो वैदेही की बुरी हालत थी। वो इतनी बेबस और लाचार थी कि किसी को भी उसे देखकर तरस आ जाता। और फिर सच कहूं तो मुझे तुम्हारा और आर्या का ख्याल आया कि जब मैं तुम दोनों के साथ नहीं था तो तुम्हें भी कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। राजीव की ये बात सुनकर प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो अपने चेहरे से एक फीकी सी मुस्कान हंस रही थी। जब तुम्हारे जैसा कोई मिल जाता है तो जिंदगी अच्छी हो जाती है, और अब मैं उस समय को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गई हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैं अपनी इस पहचान से बहुत खुश हूँ। और किसी ने कहा है कि दुख देखकर ही सुख मिलता है। वैसे राजीव, अब हमें उन सारी बातों को भूलकर एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। राजीव अच्छी तरह से जानता था कि प्रिया के लिए वो दिन किसी चैलेंज से कम नहीं थे। कहीं न कहीं उसने वैदेही की मदद इसलिए भी की क्योंकि उसने प्रिया की बुरी हालत देखी थी और वो जानता था कि अगर वो मदद नहीं करता तो उस अकेली औरत को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता। लेकिन अब राजीव चाहता था कि वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाए और अपनी जिंदगी आराम से जिए। मंथली मीटिंग के बारे में क्या सोचा है आपने? शहर की मंथली मीटिंग में राजीव को भी इनविटेशन मिला, लेकिन राजीव का वहां जाने का कोई इरादा नहीं था। शहर के बड़े बड़े लोग वहां आए हुए थे। ये एक्सपीरियंस एंड इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का अच्छा टाइम था। दूसरी ओर वो पोटेंशियल कोलैबोरेशन के लिए अधिक लोगों से मिलना चाहता था। आशु, तुम? देखो, ये वही है। इतना कहकर उसने राजीव की तरफ इशारा किया। राजीव की नजर जैसे ही प्रेम खन्ना और वेद पर गई, वो मुस्कुराने लगा। पिछली बार आपने मुझे बेकरी शॉप पर नजर रखने के लिए कहा था, तब मैंने इस आदमी के साथ आए धीरज को वहीं देखा था और इसने ये भी कहा था कि वैदेही का भाई है। उसकी बात सुनकर वेद ने बड़ी ही गौर से राजीव की तरफ देखा। तभी वहां मिसेस वाणी खन्ना आ गई और राजीव को अपने सामने खड़ा देख वो चौंक गई। अरे, ये तो वही लड़का है जिसने हॉस्पिटल में मुझे धक्के देकर बाहर निकलवा दिया था। अरे, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ इसको। ये बहुत बुरा आदमी है। मिस्टर खन्ना पहले से ही फाइन भरने और केस हारने की वजह से परेशान थे और अब मिसेस खन्ना की बातें सुनकर वो और भी ज्यादा परेशान हो गए और ना चाहते हुए भी राजीव की तरफ गए। मिस्टर खन्ना और बाकी सबको गुस्से से अपनी ओर आते देखकर राजीव मन ही मन हंसा। इन्हें देखो, लगता है ये लोग अपनी बेइज्जती से नहीं डरते। शायद आज ये मुझसे लड़ने के मूड में हैं। राजीव की बात सुनकर धीरज ने बड़ी गौर से उसे देखा। इस परिवार के लोग हमेशा गुंडों के जैसे लड़ते भिड़ते क्यों रहते हैं? कितने बेकार हैं ये लोग, हमेशा लड़ाई का बहाना ढूंढते हैं। और इनकी हिम्मत तो देखो, इतना सब होने के बाद भी ये यहाँ आपके सामने आकर खड़े हो गए हैं। बिल्कुल भी शर्म नहीं है इन लोगों को। धीरज और अरविंद, तुम दोनों इन लोगों को कम आंकने की गलती मत करो। ये यहीं मुंबई में पैदा हुए हैं, पले बड़े हैं और इनकी 3 पीढ़ियां इसी शहर में अपने बिजनेस को चलाती हुई आई हैं।
इसीलिए इनके पास पैसों की भी कोई कमी नहीं है। सर, अब चाहे बात जो भी हो, लेकिन आपसे टकराना इन्हें भारी पड़ जाएगा। फिर अपनी किस्मत को कोसते हुए फिरेंगे ये सब। अरविंद और राजीव धीरज की बातें सुनकर अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाए। क्या तुम मुझ पे हंस रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? क्यों? अब हम तुमसे पूछकर हंसेंगे? वैसे भी तुम्हारे इस बेकार चेहरे को देखकर ही मुझे हंसी आ जाती है। राजीव ने जैसे ही ये बात कही, आसपास के लोग सभी उसी की तरफ देखने लगे। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो राजीव को जानते भी नहीं थे, लेकिन अरविंद को उसके साथ देखकर लोगों ने इतना अंदाजा लगाया था कि वो कोई बड़ा आदमी है। ये इंसान तो अरविंद सूरी है ना? हम राजीव को तो नहीं पहचानते, मगर हमें इतना पता है कि फाइन सर्विस कंपनी को अरविंद ही संभालते हैं। वहां खड़े एक इंसान ने अरविंद की तरफ देखते हुए कहा। लोग अरविंद को ज्यादा पहचानते थे क्योंकि राजीव ने अपनी कंपनी की पूरी जिम्मेदारी अरविंद को सौंप दी थी। कुछ लोग तो उसे ही कंपनी का मालिक समझने लगे थे। इससे पहले कि अरविंद उस व्यक्ति को जवाब दे पाता, वाणी बीच में बोल पड़ी। राजीव, देखो, लोगों के बीच तुम्हारी कोई पहचान नहीं है। यू आर नोबडी। फिर किस बात की अकड़ है तुम में? वाणी को राजीव से इस तरह बात करते देख धीरज को गुस्सा आने लगा। वो वाणी को जवाब देना चाहता था, मगर राजीव ने उसे रोक लिया। इन्हें अपनी बात कह लेने दो धीरज। उनके खुद के पति की तो कोई पहचान है नहीं। बेचारी दूसरों की बातें सुनकर ही अपना मन शांत कर लेती है। देखो तो जरा किस तरह बात कर रहा है ये। एक औरत से बात करने की जरा भी तमीज नहीं इसमें। सिर्फ एक औरत होने के नाते आप इज्जत की हकदार नहीं हो जाती। खुद को इतना अमीर बताती हो। क्या कभी अपने देश और समाज की भलाई के लिए कुछ किया है? सिर्फ अपने पति के साथ बड़ी बड़ी पार्टियों में जाकर बातें करने से कोई औरत महान नहीं हो जाती। राजीव की इतनी बात सुनकर प्रेम खन्ना से शांत न रहा गया। तुम मेरी बीवी से इस तरह बात नहीं कर सकते। मैंने सुना है कि पिछली बार तुमने मेरे आदमियों पर हमला किया था। वेद, पूरी बात तुम मुझे बताओ। इस राजीव ने पहले ही मुलाकात में वैदेही के केक शॉप पर मुझसे पंगा लिया था। मुझे तो समझ नहीं आता है कि इसे वैदेही के लिए इतनी हमदर्दी क्यों है। कहीं उसके पेट में पल रहा बच्चा तुम्हारा तो नहीं ना? मुझे तो लग रहा है कि तुमने और वैदेही ने मिलकर उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए उसका मर्डर किया है। वेद ने सबके सामने राजीव पर बेहद ही संगीन इल्जाम लगाया था। उसकी बातों से सहमत होकर लोगों ने भी राजीव पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। एग्जैक्टली, वैदेही का केक शॉप मार्केट के प्राइम लोकेशन पर है। हो सकता है कि प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए इन दोनों ने ऐसा किया हो। मुझे तो अब समझ आया कि वैदेही रातों रात केक क्वीन कैसे बन गई। पति के मरने के बाद उसने अपने बच्चे को जन्म दिया और अब नए नए केक शॉप खोल रही है। ये तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? अगर वैदेही ने कोई नया केक शॉप खोला भी है तो उसमें इस राजीव का क्या लेना देना? यही तो समझने वाली बात है। जरा सोचो, एक विधवा औरत जिसके पास कोई सहारा नहीं है, अचानक बच्चे को पैदा करते ही उसके पास इतने पैसे कहां से आ गए कि वो नई दुकान खोल ले? बताओ राजीव, तुमने ही अपनी माशूका को पैसे देकर उसकी मदद की है ना? मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ। अपनी बीवी और बेटी के साथ बहुत खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ। भला मुझे किसी और की बीवी में कोई दिलचस्पी क्यों होगी? और इस तरह सरेआम किसी विधवा औरत की इज्जत पर कीचड़ उछालना गलत बात है। कोर्ट ने उसके हक में फैसला सुनाया, इसीलिए आज उसे अपनी दुकान वापस मिली है। और रही बात पैसे की, तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुम लोगों को अपनी गलती के लिए कोर्ट में जुर्माना भरना पड़ा है। इस तरह सबके सामने बकवास करने से अच्छा होगा कि तुम लोग अपनी गलती सुधारो। राजीव का करारा जवाब सुनकर अगर खन्ना परिवार चुप रहता तो उनकी गलती साबित हो जाती। इसलिए प्रेम ने अपनी गलती को ढकते हुए राजीव से कहा, तुम ये क्यों नहीं बताते राजीव कि यह मामला कोर्ट तक सिर्फ इसलिए गया क्योंकि तुमने हमारे और वैदेही के बीच में दखल अंदाजी की। मुझे नहीं मालूम कि तुमने वैदेही को पैसे देकर मदद किया है या नहीं, मगर तुमने मेरे आदमियों पर हाथ उठाया और मेरी बीवी के साथ बदतमीजी की है, इसलिए तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। सही गलत का फैसला करने वाले आप कौन होते हैं मिस्टर खन्ना? अगर आपको लगता है कि आप सही हैं, तो पुलिस को बुलाइए। अगर पुलिस ने मुझे गलत साबित किया तो मैं ना सिर्फ माफी मांगूंगा बल्कि जुर्माना भी भरूंगा। राजीव किसी भी कीमत पर जबरदस्ती खुद की गलती मानकर उनसे माफी नहीं मांगने वाला था। तभी वहां मौजूद लोगों ने राजीव पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। देखो राजीव, सबूत हो या ना हो, अगर तुमने किसी पर हाथ उठाया है तो तुम्हें माफी मांग लेनी चाहिए। मिस्टर खन्ना एक इज्जतदार आदमी है,
उनकी बीवी से इस तरह बुरे लहजे में बात करना तुम्हें शोभा नहीं देता। मिस्टर अरविंद सूरी, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आप राजीव जैसे इंसान के साथ क्यों काम कर रहे हैं। हमें तो लगा था कि फाइन सर्विस कंपनी आपकी है, मगर पूरी जानकारी के बाद अब हमारे मन में उस कंपनी के लिए कोई अच्छे ख्याल नहीं रहे। अब तक अरविंद चुपचाप सिर्फ लोगों की बातें सुन रहा था, मगर अब शांत रहने का वक्त नहीं था, इसलिए उसने जवाब देते हुए कहा, मुझे किसके साथ काम करना चाहिए और किसके साथ नहीं, ये मुझे आप लोगों से सीखने की जरूरत नहीं है। अभी आप लोग जानते ही क्या है राजीव सर के बारे में। जिस कंपनी के बारे में आप लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उसको शुरू करने वाले राजीव सर ही हैं। मैं तो सिर्फ एक मैनेजर के तौर पर उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता हूँ। सारे आइडियाज और इन्वेस्टमेंट उन्हीं के हैं। भीड़ में मौजूद लोगों से अपनी बात साफ कहने के बाद अरविंद ने वाणी खन्ना से कहा, और तुम समझती क्या हो खुद को? तुम्हारे साथ जैसा भी बिहेवियर हो रहा है, इसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो। मुझे नहीं पता कि वैदेही कैसी औरत है, मगर एक प्रेग्नेंट विधवा औरत पर हमला करवाने के लिए तुमने ही अपने भाई को गुंडों के साथ भेजा था। अरविंद तो सरेआम खन्ना परिवार की पोल खोलने में लगा हुआ था। वैदेही के पास तुम्हारे खिलाफ सबूत थे, इसलिए उसने कोर्ट में केस जीत लिया। अब तुम लोगों को अपनी इज्जत और पैसा खोने का डर हो रहा है, तो सबके सामने तुम हमें गुनाहगार बता रहे हो। एक बात मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ, भले ही खन्ना परिवार इस शहर में कई सालों से बिजनेस कर रहा हो, मगर मैं उनसे नहीं डरता। अगर किसी ने भी हमारी कंपनी और राजीव सर के बारे में गलत कहा, तो उसे सबसे पहले मेरा सामना करना पड़ेगा। वाणी पर अपना गुस्सा निकालने के बाद अब अरविंद ने प्रेम खन्ना को भी सरेआम धमकी दे डाली। मिस्टर प्रेम खन्ना, दुनिया की नजर में आप अच्छा बनने का नाटक बंद करो। तुम्हारी बीवी और तुम्हारा साला जो कुछ भी करता है, उन सब के बारे में तुम्हें अच्छे से मालूम है। इसके बावजूद तुम इन दोनों को सपोर्ट करते हो। गुनाह को छुपाने वाला भी गुनाहगार ही होता है। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि अपने परिवार को हद में रहना सिखाओ, वरना अंजाम ऐसा होगा जो तुमने सोचा भी नहीं हो। फाइन सर्विस कंपनी शुरू होने के बाद से राजीव से भी ज्यादा अरविंद ने सोशल गैदरिंग में हिस्सा लिया था। लोग उसे अच्छे से पहचानते थे, और अगर अरविंद खन्ना परिवार के बारे में कुछ भी कह रहा है, तो उसकी बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता था। अरविंद ने सबके सामने खन्ना परिवार की धज्जियां उड़ा दी। इन सब से ह्यूमिलिएट होकर प्रेम खन्ना ने कहा, अगर ऐसी बात है तो अब तुम भी मेरी बात कान खोलकर सुन लो अरविंद। अंजाम तो अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तुम्हारी फाइन सर्विस कंपनी हमारे फैमिली बिजनेस के आगे कुछ नहीं। आज के बाद मैं प्रेम खन्ना तुम्हारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनूंगा। तुम्हारे सारे प्रोजेक्ट, इन्वेस्टमेंट, मार्केट सब कुछ छीन लूंगा तुमसे। प्रेम खन्ना ने सबके सामने राजीव की कंपनी और अरविंद को धमकी दे डाली। यूं तो राजीव बिना मतलब किसी से बहस नहीं करता, लेकिन अगर कोई उसे नीचा दिखाने की कोशिश करे तो राजीव को जवाब देना बखूबी आता था। प्रेम खन्ना खुद को महान बता रहा था, इसलिए राजीव ने ऊपर से नीचे तक उसे अच्छे से देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, हमें बर्बाद करने की बड़ी बड़ी बात तो आपने कर दी मिस्टर खन्ना, लेकिन मुझे तो आपकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। लगता है आप लोगों के पास अब थोड़े पैसे भी नहीं बचे। क्या मतलब है तुम्हारा? अब आप खुद ही देखिए ना, आप खुद को इतना अमीर बताते हैं और आपने डुप्लीकेट कपड़े पहने हुए हैं। आपके कपड़ों की क्वालिटी देखकर मैं साफ बता सकता हूं कि ये डुप्लीकेट अरमानी सूट है। बकवास कर रहे हो तुम। मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले तो आपके कपड़े का लेबल ही गलत है और इसमें कोई फिनिशिंग भी नहीं। अगर कोई आपकी पॉकेट को ध्यान से देखे तो यह बता पाएगा कि अरमानी सूट की पॉकेट हमेशा सैटिन की होती है, मगर आपकी कॉटन की है। उनके कफलिंग्स पगोड़ा शेप के होते हैं और आपके स्क्वायर हैं। अगर मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा तो आप अरमानी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उनका सूट डिजाइन देख सकते हैं। राजीव की बात खत्म होने के बाद अरविंद जोर जोर से हंसने लगा। सो चीप मिस्टर खन्ना, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप सस्ते कपड़े पहन लेते, मगर किसी बड़े ब्रांड का डुप्लीकेट पहनने की क्या जरूरत थी? लगता है आपको अपनी सो कॉल्ड इमेज की कोई परवाह नहीं। उस मौके पर वहां फैशन वर्ल्ड के बहुत सारे लोग मौजूद थे। राजीव की बात सुनकर सबने अरमानी ब्रांड की ऑफिशियल वेबसाइट चेक की। राजीव का कहना बिल्कुल सही था। लोगों को हैरानी हो रही थी कि प्रेम खन्ना डुप्लीकेट कपड़े पहनने लगा है। हाँ, अरमानी की वेबसाइट पर तो कुछ अलग ही डिजाइन है। इसका मतलब मिस्टर खन्ना ने सिर्फ दिखावा के लिए डुप्लीकेट कपड़ा पहना है। ये कैसी बातें हो रही है यहाँ? शायद तुम लोगों को पता नहीं, लेकिन ये अरमानी का पिछले साल का डिजाइन है। भरोसा नहीं हो रहा तो उनके पहले के डिजाइन चेक करो।
प्रेम का गुस्सा देखते हुए उनकी बीवी ने जल्दी से अपने फोन पर उस डिजाइन को निकाला और सबको दिखाने लगी। देखिए, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये सचमुच पिछले साल का डिजाइन है। वानी की बात सुनकर प्रेम अकड़ गया। उसे लगा कि उसकी पत्नी ने सबके सामने राजीव को गलत साबित कर दिया है और कहीं न कहीं वानी को भी यही लग रहा था। इसलिए अब उसने राजीव पर कमेंट किया। कुछ लोगों को फैशन के बारे में पता ही नहीं होता। बगैर जानकारी दूसरों पर उंगली उठाने से पहले सोच लेना चाहिए। और वैसे भी राजीव, तुम मेरे हस्बैंड के कपड़ों पर कुछ भी बोलने से पहले एक बार जरा खुद को देखो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पूरे कपड़ों की कीमत 5,000 से ज्यादा होगी। वानी की बात सुनकर राजीव को मन ही मन हंसी आने लगी। राजीव ने आज जो कपड़े पहने थे वो मुंबई के सबसे फेमस टेलर मास्टर अहमद शाह ने खुद बनाया था। जिन कपड़ों को वानी 5,000 का बता रही थी, दरअसल वो बहुत महंगे थे। इससे पहले कि राजीव कुछ जवाब देता, अरविंद बोल उठा। मिसेस खन्ना, आप सचमुच बहुत नासमझ हैं। ना चाहते हुए भी मुझे बताना पड़ेगा कि राजीव सर के कपड़ों को बनाने वाला शख्स इस शहर का सबसे फेमस मास्टर अहमद शाह हैं और उनके पूरे कपड़े की कीमत कम से कम 1.5 लाख होगी। व्हाट रबिश! तुम्हें पता भी है मास्टर अहमद शाह कितने बिजी रहते हैं? उनके पास 1 साल पहले से ही एडवांस ऑर्डर रहते हैं। तुम्हें शहर में आया भी कुछ ही महीने हुए हैं और तुम उनके डिजाइन किए हुए कपड़े पहन रही हो। मैं बिल्कुल नहीं मानती। इनफैक्ट हमारे सारे कपड़े भी मास्टर अहमद ही बनाते हैं और हमने अभी जो कपड़े उन्हें दिए हैं वो हमें अगले साल तक मिलेंगे। फिर भला तुम्हें इतनी जल्दी और इतनी आसानी से उनके बनाए हुए कपड़े कैसे मिल गए? वानी खन्ना की बात एक हद तक सही ही थी। अहमद शाह उस शहर के सबसे जाने माने टेलर थे। सबको पता था कि उनका अपॉइंटमेंट मिलना बेहद मुश्किल है। ऐसे में राजीव को इतनी जल्दी उनका बनाया हुआ कपड़ा कैसे मिल सकता था? इसी बात से लोगों के मन में भी अरविंद की बात पर शक होने लगा। मिसेस खन्ना बिल्कुल सही कह रही हैं। मास्टर अहमद शाह ने अब तक इस साल का अपना पहला डिजाइन भी बाहर नहीं निकाला है। फिर वो राजीव का कपड़ा कैसे बना सकते हैं? हम में से कोई ठीक से राजीव को पहचानता भी नहीं। हमें तो सिर्फ इसकी कंपनी के बारे में ही पता है। न जाने किस बुनियाद पर राजीव अपने सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अहमद शाह का नाम लेकर आखिर तुम साबित क्या करना चाहते हो? एग्जैक्टली। पैसों की उतनी अहमियत नहीं होती जितनी इंसान की सच्चाई की होती है। माना कि तुमने ब्रांडेड कपड़े नहीं पहने, लेकिन इस पर इतना बड़ा झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। कम से कम अहमद शाह का नाम तो ना लेते। राजीव को लोगों की नासमझी पर हंसी आने लगी। तो आप लोगों को लग रहा है कि मैं झूठ कह रहा हूं और मेरे कपड़े डुप्लीकेट हैं? बेशक हमें ऐसा ही लग रहा है। मैं पिछले हफ्ते ही अहमद शाह के स्टोर पर गया था। उन्होंने मुझे साफ कहा कि इस साल वो और कोई भी नया ऑर्डर नहीं ले सकते। इनफैक्ट अभी तक तो वो पिछले साल के ही ऑर्डर पूरे कर रहे हैं। तुमने जो फैब्रिक पहना है वैसा ही एक फैब्रिक मैंने उनके स्टोर पर 1 महीने पहले देखा था। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि उन्होंने 1 महीने के अंदर तुम्हें कपड़े बना कर दिए हों? लोगों की बात सुनकर वानी खन्ना घमंड में फूली नहीं समा रही थी। अरे देखा, मैंने तो पहले ही कहा था। तुम एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होने का दावा तो करते हो राजीव, पर शायद तुम्हें पता नहीं। बिजनेस में एक कहावत है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। झूठे और मक्कार लोगों के साथ कोई काम करना पसंद नहीं करता। मैं तो यहाँ मौजूद हर किसी से कहूंगी कि तुम्हारे जैसे झूठे इंसान के साथ कोई भी कभी भी कैसा भी वास्ता ना रखे। वहाँ पर इतनी बहस चल ही रही थी कि तभी शनाया अंबानी भी वहाँ दाखिल हुई। लोगों के बीच आर्गुमेंट होता देख शनाया ने पूछा, हे, व्हाट हैपेंड गाइस? आप लोग किस सीरियस मुद्दे पर बात कर रहे हैं? क्या हुआ है? आइए आइए मिस शनाया अंबानी। ओह, आई मीन टू से मिसेस यादव, अब आप ही लोगों को जरा सच दिखा सकती हैं। वानी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि शनाया और राजीव पहले से ही अच्छे दोस्त हैं। उसने शनाया को अपने तरीके से पूरी कहानी समझाई। सब कुछ सुनने और समझने के बाद शनाया अंबानी ने कहा, मिस्टर राजीव के कपड़े डुप्लीकेट नहीं बल्कि ओरिजिनल है। इम्पॉसिबल। शनाया जी, जरूर आपको कोई ना कोई गलत फहमी हो रही है। देखिए, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हो रही। अगर आपने राजीव जी के कपड़ों का पैटर्न ध्यान से देखा होता तो आप ऐसा कभी भी नहीं कहती। शनाया ने सबके सामने राजीव की स्लीव्स को थोड़ा ऊपर मोड़कर दिखाया। ये देखिए,
मास्टर अहमद शाह का लोगो। अब तो आप लोग इसे डुप्लीकेट नहीं कह सकते। हाँ भाई हाँ, तो क्या ही हो गया, लोगों से क्या हो गया। किसी के लोगों को कॉपी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आजकल। देखिए, अगर आपने सोच ही लिया है कि आप मेरी बात नहीं मानेंगी, तो फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकती ना। अब तक तो राजीव भी इरिटेट होने लगा था। खन्ना परिवार से ज्यादा जिद्दी लोग शायद ही कोई और हों। शनाया ने वहां जाकर राजीव का साथ दिया, इसलिए अपनी बात पर सबको भरोसा दिलाने के लिए वेद ने कहा, मुझे लगता है कि सबका कंफ्यूजन दूर करने के लिए मुझे इस बात को साबित कर देना चाहिए। आज मास्टर अहमद शाह के असिस्टेंट सलीम हमारे बीच मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि सलीम खुद जाकर सबको सच बताएं। वेद ने दूर खड़े एक इंसान को इशारा किया। उस इंसान ने सबके बीच जाकर अपना नाम सलीम बताया और कहा कि वो मास्टर अहमद शाह का असिस्टेंट है। सलीम साहब, अब आप ही लोगों को सच्चाई बता सकते हैं। जरा इस आदमी के कपड़े ध्यान से देखिए और बताइए कि क्या ये मास्टर अहमद शाह का बनाया हुआ कपड़ा है। सलीम ने राजीव को अच्छे से देखा और फिर कहा, ये मास्टर अहमद शाह का काम हो ही नहीं सकता। मैं उनकी कारीगरी को अच्छे से पहचानता हूँ, और वैसे भी पिछले 2 महीने से मास्टर कोई नया ऑर्डर ले ही नहीं रहे। तो हो गई ना तसल्ली आप सबको। मैं कब से यही तो कह रही हूँ कि मास्टर अब कोई नया ऑर्डर नहीं ले रही। अभी तो उनका पिछले साल का ऑर्डर भी खत्म नहीं हुआ है। शनाया जी, आपको बेशक कोई भूल ही हुई थी। कुछ देर पहले तक ये राजीव हमारे परिवार पर नकली कपड़े पहनने का इल्जाम लगा रहा था। अब क्या कहना चाहोगे तुम, झूठे कहीं के। मुझे तुम्हारी बात समझने में थोड़ी देर लगी वेद, पर अब मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। अच्छा ही है जो तुमने सबके सामने सच्चाई को अपना लिया, वरना न जाने तुम अभी और कितने बहाने बनाते। तुम मेरी बात समझे नहीं वेद। मुझे समझ आ गया कि तुम लोग बहुत ढीठ हो, इसीलिए अब मैं पूरी सच्चाई सबके सामने लाता हूँ। ये इंसान अब भी मानने को तैयार नहीं। मैं कह रहा हूँ ना कि तुम्हारे कपड़े नकली हैं। अगर आज मैंने तुम्हें सबके सामने गलत साबित कर दिया तो तुम क्या करोगे? पहली बात तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, और अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं सबके सामने तुमसे कम से कम 1000 बार माफी मांगूंगा। ठीक है फिर, अब तो मास्टर अहमद शाह खुद मेरे कपड़ों की असलियत बयां करेंगे। अगर तुम गलत हुए तो तुम 1000 बार माफी मांगना, और अगर मैं गलत हुआ तो मैं 1000 बार माफी मांगूंगा। दरअसल राजीव मास्टर अहमद शाह को तब से जानता था जब वो आर्मी में था। न जाने कितनी ही बार राजीव ने अपने कपड़े मास्टर अहमद शाह से बनवाए थे। राजीव आज जिन कपड़ों को पहना था उनका ऑर्डर भी राजीव ने मास्टर को पिछले साल ही दिया था, इसलिए राजीव खुद को लेकर बिल्कुल कॉन्फिडेंट था। राजीव ने तुरंत मास्टर अहमद शाह को फोन करके वहां आने के लिए कहा। मास्टर तुरंत तैयार हो गए। साथ ही राजीव ने उनसे पूछा, मास्टर, क्या आपका सलीम नाम का कोई असिस्टेंट है? मास्टर के सवाल पर कुछ देर सोचने के बाद अहमद शाह ने जवाब दिया, मेरे वर्कशॉप पर सलीम नाम का एक टेलर हुआ करता था, मगर उसे मैंने 2 साल पहले निकाल दिया। आप आज अचानक उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? कोई खास बात नहीं है मास्टर, आप बस कुछ देर के लिए यहाँ आ जाइए। राजीव से बात होते ही मास्टर अहमद शाह बिना देर किए अपने पर्सनल असिस्टेंट को लेकर बताए गए एड्रेस के लिए निकल पड़े। कुछ ही देर में मास्टर अहमद शाह अपने पर्सनल असिस्टेंट के साथ वहां पहुंच गए। शहर में कई लोग उनके पर्सनल असिस्टेंट को भी अच्छे से पहचानते थे। जब वानी खन्ना ने मास्टर को वहां देखा तो उसे बेहद खुशी हुई, पर साथ ही साथ हैरानी भी हुई कि क्या सचमुच राजीव ने मास्टर अहमद शाह को वहां बुलाया था। अरे अरे, मास्टर अहमद शाह, आइए आइए, स्वागत है आपका। मास्टर अहमद शाह करीब 70 साल के व्यक्ति थे। उनकी आंखों पर मोटा सा चश्मा लगा हुआ था। उनके बाल और दाढ़ी बिल्कुल सफेद थी। अपने पर्सनल असिस्टेंट का हाथ पकड़े सबके बीच जाकर अहमद शाह ने कहा, माफ करिएगा जो मैं बिन बुलाए यहाँ चला आया, लेकिन यहाँ मेरे खास दोस्त मौजूद हैं जिनको शायद मेरी जरूरत है। अहमद शाह की बात पर लोगों को और भी ज्यादा हैरानी होने लगी। आखिर वो भीड़ में से किसको अपना दोस्त कह रहे थे। आपके दोस्त का तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल हम सबको आपकी यहाँ बहुत जरूरत है। मास्टर, जरा इस इंसान के कपड़े तो देखिए। इस फैब्रिक का तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये इंसान कहता है कि ये कपड़े आपने बनाए हैं।
हम सब जानते हैं कि आपके पास 1 साल पहले से एडवांस ऑर्डर आते रहते हैं। ऐसे में आप इतनी जल्दी किसी का कपड़ा कैसे दे सकते हैं?